हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम चौथी यूनिट जो हमारी है वो लेकर आए हैं। अभी तक हमने साझेदारी के मूल तत्व और फर्म का पुनर्गठन और प्रवेश से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो हल कर चुके हैं। अब है हमारे पास साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है। ये अभी पिछले उसमें भी आया था कि नए में से पुराना, भाई हमेशा बड़ी रकम में से छोटी रकम घटाई जाती है। तो नया यदि पहले लेंगे इसका मतलब कि नया ज़्यादा होगा और पुराना कम होगा। नया यदि ज़्यादा है इसका मतलब कि आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर प्राप्ति अनुपात कहा जाता है, लाभ अनुपात कहा जाता है, ठीक है, या नफ़े का अनुपात भी कहा जाता है इसको। फिर है मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है। भाई जो मृत साझेदार है, तो साझेदार की मृत्यु हो गई, अब उसको जो भी देय राशि है, उसकी पूंजी है, उसकी ख्याति की राशि है, लाभ है, संचय है, तो उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। कानूनी उत्तराधिकारी इसका मतलब उसकी पत्नी हो गई, उसका बच्चा हो गया, उनको दी जाएगी। अब यदि मान लो फर्म के पास पैसा नहीं है भुगतान न करने पर, तो उस पैसे के ऊपर फर्म के द्वारा उनको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत से ब्याज दिया जाएगा, तो 6% वार्षिक की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा। साझेदार की निवृत्ति के क्या कारण हैं। कोई भी साझेदार फर्म को छोड़ करके कब जाता है तो उसकी निवृत्ति का क्या कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं भाई, वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण, या मतभेद के कारण, या फिर कहीं बाहर ट्रांसफ़र होने के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण, खुद का व्यवसाय करने के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो साझेदार की वृद्धावस्था ये भी है, साझेदार का दिवालिया हो जाना ये भी है, परस्पर मतभेद हो जाना ये भी है। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। साझेदार के अवकाश ग्रहण पर प्रविष्टि की जाती है। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब फर्म से अलग हो रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो प्रविष्टि की जाती है। अन्य साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट और अवकाश ग्रहित करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट। अवकाश ग्रहित साझेदार का पूंजी खाता डेबिट और अन्य साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट। अन्य साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट और लाभ हानि खाता क्रेडिट। लाभ हानि खाता डेबिट और अन्य साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट। अब देखो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब एक पुराना साझेदार फर्म को छोड़ करके जा रहा है तो उसे उसके हिस्से की ख्याति की रकम दी जाएगी। तो जब भी उसको कुछ मिलेगा, साझेदारी में हमेशा यह ध्यान रखना कि यदि किसी साझेदार को कुछ मिल रहा है इसका मतलब उसके पूंजी खाते में क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ जो पुराना साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है उसको उसके हिस्से की ख्याति दी जाएगी, मतलब उसको उसकी ख्याति मिलेगी मतलब जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसका पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो उसका पूंजी खाता क्रेडिट होगा, इसका मतलब कि उसको एक ख्याति की रकम कौन देंगे, तो जो शेष साझेदार बच रहे हैं वो उसको देंगे। देने वाले साझेदार का पूंजी खाता हमेशा डेबिट होता है और लेने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर तो अन्य साझेदारों के पूंजी खाते क्या हो जाएंगे, डेबिट, और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर नया साझेदारी समझौता क्यों आवश्यक है। भाई साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया इसका मतलब कि अब उनका लाभ हानि अनुपात भी बदल जाएगा, और जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा मतलब फर्म का पुनर्गठन होगा, एक नया समझौता होगा। तो साझेदार के अवकाश ग्रहण पर नया समझौता क्यों आवश्यक है, पिछले समझौते को अमान्य करने के लिए, नए लाभ और हानि को अनुपात को तय करने के लिए। ये है भाई नया लाभ हानि अनुपात होगा ना, क्योंकि पुराना साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसका जो हिस्सा है, लाभ का हिस्सा, बचे हुए साझेदार लेने वाले हैं, जब वो लेंगे तो उनके हिस्से में वृद्धि होगी। वृद्धि होना मतलब परिवर्तन होना, तो नए लाभ हानि अनुपात का पता करने के लिए, तय करने के लिए। आंतरिक कोष इनमें से नहीं है, आंतरिक कोष इनमें से नहीं है। सामान्य संचय, पूंजी संचय, कर्मचारी दुर्घटना कोष और कर्मचारियों का बचत खाता। तो भाई सामान्य संचय ये आंतरिक कोष है। आंतरिक कोष का मतलब कि स्वामी का कोष, मतलब मालिक का फंड,
वो आंतरिक कोष कहलाएगा। सामान्य संचय जो बचाया हुआ पैसा उन्होंने बचा करके रखा, ये सामान्य संचय आंतरिक कोष हो गया। फिर पूंजी संचय, ये भी उन्होंने जो बड़ी रकम है उसको जमा करके रखी है। अब कर्मचारी दुर्घटना कोष, ये भी उनका आंतरिक कोष हो गया। तो जो आंतरिक कोष नहीं है वो क्या है, कर्मचारियों का बचत खाता, ये आंतरिक कोष की श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उनका कर्मचारियों का खाता है, बचत खाता है, सेविंग का पैसा है, वो निकाल के ले जाएंगे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पाने का अधिकार होता है। जो साझेदार अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसको क्या क्या पाने का अधिकार है? ख्याति का भाग, उसको उसके हिस्से की ख्याति का भाग दिया जाता है। अविभाजित लाभ में हिस्सा, ये भी दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज, ये भी दिया जाएगा। इसका मतलब उसको ये सभी चीजें मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी देय राशि के भुगतान की विधि है। भाई कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करना है तो उसको जो अभी हमने देखा कि उसको ख्याति भी मिलेगी, अविभाजित लाभ भी मिलेगा, फिर उसको पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा, तो ये सब राशियाँ उसको देय राशि कहलाती है। ठीक है। अब ये जो दी जाने वाली राशि है उसको देने के अलग अलग विधियाँ हैं। या तो फर्म के पास पैसा नगद होगा तो एक मुश्त राशि दे देंगे, पैसा नहीं होगा तो वो वार्षिकी के द्वारा दिया जाएगा, या फिर उसका लोन अकाउंट खोला जाएगा। तो ऐसी कौन सी विधियाँ हैं? ठीक है। तो एक मुश्त विधि हो गई, वार्षिकी विधि हो गई, और कौन सी, लोन अकाउंट खोल करके। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से उसको भुगतान किया जाता है। ठीक है। फिर है मृत साझेदार के पूंजी खाते में नाम नहीं की जाती है। क्या नाम नहीं की जाती है? आहरण की राशि, चालू खाते का नाम शेष, आहरण पर ब्याज की राशि, या संचय का भाग। तो मृत साझेदार के पूंजी खाते में नाम नहीं किया जाएगा, डेबिट नहीं किया जाएगा। क्या डेबिट नहीं किया जाएगा? भाई चालू खाते आहरण की राशि, ये तो नहीं आएगा। आहरण पर ब्याज की राशि, ये भी नहीं आएगा। संचय का भाग, क्योंकि ये डेबिट नहीं होगा, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। तो ये संचय का जो भाग है वो पूंजी खाते में क्रेडिट होता है। संचय की संपूर्ण राशि को वितरित करने पर संचय खाते को डेबिट किया जाता है, संचय खाते को क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, या उपरोक्त कोई नहीं, तो संचय खाते को डेबिट किया जाता है। भाई सामान्य संचय या लाभ जो दिया गया है अब साझेदारों में डेबिट करना है। ठीक है। तो संचय खाता डेबिट होगा और साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या संचय खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? भाई साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर जो पुराना संचित लाभ है, वही बात आ गई, किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना जरूरी है? जमा तो पुराने जितने सभी साझेदार हैं, सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में। सभी साझेदारों, भाई जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो भी तो पुराना है, उसका भी उस लाभ पर हिस्सा है, संचय पर हिस्सा है, तो सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में। फिर है समस्त साझेदारों के पूंजी खाते, समस्त साझेदारों के पूंजी खाते विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना है। भाई विद्यमान, फर्म की पुस्तकों में ख्याति ख्याति दिख रही है, तो यदि विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना है, राइट अप करना है, तो ख्याति भी एक संपत्ति है। जब भी किसी संपत्ति को हटाया जाता है, जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खाता डेबिट होता है, और जब संपत्ति बेची जाती है तो संपत्ति खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ख्याति को अपलिखित करना है तो ख्याति खाता क्या हो जाएगा, ख्याति खाता क्रेडिट हो जाएगा, और साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो समस्त साझेदारों के पूंजी खाते क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने कोई मशीन खरीदी, तो हम क्या लिखते हैं, मशीन खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। आपने मशीन खरीदी
मशीन एक वास्तविक खाता है, वस्तु आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। आपने मशीन खरीदी, मशीन खाता डेबिट हो गया रोकड़ खाते से। अब इसी मशीन को आप बेचोगे तो रोकड़ खाता, रोकड़ आएगी ना मशीन बेचने पर, रोकड़ आएगी, रोकड़ खाता डेबिट, मशीन खाते से। मशीन जा रही है, मशीन आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट, मशीन खाते से मतलब मशीन खाता क्या हो गया, यहाँ खुल गया और यहाँ क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप मशीन की जगह क्या लिख लो, आप यहाँ पर लिख लो गुडविल। गुडविल आपने खरीदी तो डेबिट हो गई, और जब आप गुडविल को फर्म की पुस्तकों से हटाओगे इसका मतलब कि यहाँ पर ये मशीन की जगह क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। जब गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा तो यहाँ पर गुडविल को आप बेच थोड़ी न रहे हो, गुडविल यहाँ बेच नहीं रहे हो, गुडविल क्या है, आपने खरीदी हुई ख्याति है तो ये आपके पूंजी खातों में डेबिट होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जितने भी साझेदार हैं वो साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो पूंजी खातों में डेबिट हो जाएगी वो गुडविल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना समस्त साझेदारों के पूंजी खाते में नाम होगी वो, समस्त साझेदारों के पूंजी खातों में क्या हो जाएगी, नाम। देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। यदि देय राशि आप किस्त में भुगतान कर रहे हो तो कौन सा खाता खोलेंगे, ऋण खाता खोलेंगे, पूंजी खाता खोलेंगे, साझेदार का पूंजी खाता खोलेंगे या उपरोक्त सभी। तो यहां पर ऋण का संबंध किस्त से होता है। भाई किस्त हम इंस्टॉलमेंट कब देते हैं, जब आप लोन लोगे। ठीक है, तो साझेदार का ऋण खाता खोल दिया जाएगा और उसको किस्तों में भुगतान किया जाएगा। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि प्राप्त होती है। मृत साझेदार की पूंजी, उसके हिस्से की ख्याति, उसके चालू खाते का जमा शेष, उपरोक्त सभी। तो उसको ये सारी चीजें मिलेगी, पूंजी भी मिलेगी, चालू खाते का शेष भी मिलेगा और ख्याति भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित लाभ का विभाजन करते समय कौन सा खाता नाम किया जाता है। अविभाजित लाभ मतलब पुराना लाभ जो आपने जमा करके रखा है उसको यदि आप बांटोगे तो अविभाजित जो लाभ है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अविभाजित लाभ मतलब लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, कौन सा खाता नाम किया जाता है, तो लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। लाभ हानि खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण करने के लिए उसे प्राप्त होने वाली राशियां कौन से खाते में जमा की जाती है। वे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण करने के लिए, उसका गणना करने के लिए उसे जो प्राप्त होने वाली राशियां कौन से खाते में जमा की जाएगी। भाई साझेदार का हिसाब करना है तो हिसाब करने के लिए कौन सा खाता बनाएंगे, पूंजी खाता बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो पूंजी खाता, चालू खाता, लाभ हानि खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा खाता बनाएंगे हम, साझेदार का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक, फिर है, समझौते के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज देने के स्थान पर लाभ का कुछ अंश दिया जाता है। भाई समझौते के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज देने के स्थान पर लाभ का कुछ अंश दिया जाता है। ऐसी दशा में ब्याज की प्रविष्टि की जाएगी, ब्याज की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, लाभांश की प्रविष्टि की जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि समझौते में दिया गया है, ठीक है, साझेदारों के बीच में समझौता हुआ है और उसके अनुसार यदि साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज देने के स्थान पर लाभ का कुछ अंश दे दिया जाएगा तो किसकी प्रविष्टि होगी, लाभांश की प्रविष्टि होगी। ठीक है, फिर है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाएगा। भाई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और उस समय हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, दायित्व है, उसको पुनर्मूल्यांकित कर रहे हैं। उस समय हमें एक ऐसी संपत्ति पता चल रही है जो रिकॉर्ड में नहीं थी, तो उसको किस प्रकार से आप व्यवहार करोगे, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे। भाई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ तो पूरी की पूरी संपत्ति पता चल रही जो पहले थी नहीं, तो अचानक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर है आगे, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। भाई जब भी साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा
तो उस पुनर्मूल्यांकन खाते का जो लाभ है, हानि है, उस पर सभी साझेदारों का हक है। लाभ होगा तो भी सभी साझेदारों को मिलेगा, हानि होगी तो भी सभी साझेदारों के द्वारा उसको वहन किया जाएगा। फिर है ए, बी और सी, 4, 3, 1 के साझेदार हैं, मतलब ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। बी ने 8,100 में अपना भाग ए और बी को 3600 और 4500 में बेच दिया और अवकाश ग्रहण कर लिया। ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? तो उसने कितने में बेचा? 3600 और 4500, तो 9 चौक 36 और नपा 45, तो ये क्या आ गया? 4:5। तो आपका आंसर आ गया सी। ये उनका प्राप्ति अनुपात। भाई जितना हिस्सा खरीद रहे वही उनका प्राप्त है। फिर है नंदू, चंदू और मंटू, ये साझेदार हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5, 3 और 2। नंदू की मृत्यु हो जाती है, मतलब पहले साझेदार, ये गोला जिसको हम लगा दिया, ये मर गया। चंदू और मंटू उसके अनुपात को का 1/3 और 2/3 लेने को सहमत है। उसके अनुपात का 1/3, 2/3 लेने को सहमत है, तो उनका नया अनुपात क्या होगा? तो भाई नंदू का हिस्सा पहले तो पता करो कितना है, 5/10, ये नंदू का हिस्सा है, ठीक है। तो अब बचा चंदू और मंटू, तो जो चंदू है, चंदू और दूसरा कौन है? मंटू, ठीक है। चंदू कितना हिस्सा ले रहा है? 1/3 हिस्सा ले रहा है और मंटू कितना ले रहा है? 2/3 ले रहा है। किसका? नंदू के हिस्से का। नंदू का हिस्सा कितना है? 5/10। 5/10 का 1/3 चंदू ने लिया, 5/10 का 2/3 मंटू ने लिया। तो आप सीधा सीधा जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा करो, नीचे नीचे की संख्याओं का, तो 5/30 और 10/30। यहाँ क्या पूछा है? उनका नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? तो ये आ गया प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात को उनके पुराने अनुपात में क्या कर दो? जोड़ दो। तो चंदू का पुराना क्या है? 3/10 प्लस प्राप्त कितना है? 5/30। इसी प्रकार से मंटू का पुराना कितना है? 2/10 और प्राप्त कितना हुआ? 10/30, ठीक। एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9 और 5 14/30। इसी प्रकार से यहाँ भी 30, 3 दूनी 6 और 10 16/30, तो 14 और 16। नीचे यदि 30 है तो हर समान है, तो नया रेशो क्या आ गया? 14:16। तो यहाँ पर हमें यहाँ कुछ दिख रहा है? 14:16 कहीं लिखा है? 2 7 14, 2 8 16। 14-16 नहीं मिला तो उसको और काट दिया हमने एक संख्या से, तो 7:8 कहाँ मिला है? तो ए आंसर है, 7:8। ये उनका नया अनुपात आ गया, ठीक है। आपको यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन भाई वैसे तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे फिर हम XYZ, थोड़ा सा हम स्याही बदल लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग है 1/2, 1/4, 1/4। Y अवकाश ग्रहण करता है, मतलब ये जो Y है ये क्या कर रहा है? फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। तो नया अनुपात क्या होगा? भाई जब पहले तो आप इसको सरल अनुपात में लिख दो, 1/2, 1/4 और 1/4। अब ये भिन्न में दिया है, इसको सरल रूप में कैसे लिखेंगे? आप 4 एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 दूनू 4, 2 का भाग दिया 4 में, 2 दूनू 4, आंसर आया 2, उसका 1 में गुणा किया, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 आया, 1 एकम 1, मतलब हमारा जो रेशो आ गया 2:1:1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 2:1:1, ठीक। अब क्या हुआ है? कौन जा रहा है? Y। जब केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के बारे में कहा गया हो कि अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसके बाद
प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो तो जो बचा हुआ हिस्सा है वही उनका नया अनुपात माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बच गया, इसका x का और z का क्या बच गया, 2 और 1। इसका मतलब नया अनुपात क्या आ गया, 2:1। सीधा सीधा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को हटा दो, जो बच गया है वही उनका नया अनुपात है। यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर है ABC, लाभ हानि को 2, 3, 4 के अनुपात में बांटते हैं। अब यहाँ पर A अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब ये जो पहला साझेदार है ये फर्म को छोड़ करके जा रहा है। B और C भविष्य में 3, 4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भाई नया तो नया आ गया तो प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। तो प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या है, नया ऋण पुराना। तो B का नया हिस्सा कितना है, 3/7, ऋण पुराना 3/2, 3, 5 और 4, 9। इसी प्रकार से C का नया कितना है, 4/7 और पुराना है 4/9। बस हल कर दो। 7 और 9 का एलसीएम 7 नाम 63, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 6/63। यहाँ भी वही 63। तो 9 चौक 36, 7 चौक 28, 8/63। जब हर समान हो तो आप 6:8 या 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3:4 दिख रहा है कहीं पर, ए दिख रहा है 3:4। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में चलिए सबसे पहला रिक्त स्थान हमारे सामने दिया गया है नफे के अनुपात से शेष साझेदारों के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि। नफा मतलब लाभ, नफा मतलब लाभ। तो नफे के अनुपात से शेष साझेदारों के लाभ के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि। अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते के किधर लिखेंगे, हानि। लाभ हमेशा जमा होता है, हानि हमेशा नाम होती है, नाम लिखो या डेबिट। साझेदार के अवकाश पर यदि ख्याति खाता खोला गया हो तो उसे अपलिखित करने के लिए शेष साझेदारों के पूंजी खाते पुराने अनुपात में डेबिट किए जाएंगे। ख्याति का अपलेखन हमेशा पुराने अनुपात में डेबिट होगा। क्लियर। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके हिस्से का खालिस्तान करना पड़ता है तो उसके हिस्से का या उसके हिस्से की जो देय राशि है उसकी गणना करना पड़ती है, गणना करना पड़ती है। साझेदार की मृत्यु के समय फर्म का खालिस्तान बंद हो जाता है। तो साझेदार की मृत्यु के समय फर्म का, साझेदार की मृत्यु के समय फर्म का व्यापार क्या आएगा यहाँ पर, खालिस्तान बंद हो जाता है, फर्म का बंद हो जाता है, व्यापार। ठीक है, फर्म का व्यापार। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म की जिम्मेदारियों के प्रति उसका दायित्व, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म की जिम्मेदारियों के प्रति उसका दायित्व असीमित हो जाता है। जितना भी दायित्व है वो उसमें भी उसका हिस्सा होता है। साझेदार की मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी को खालिस्तान प्रदान किया जाता है। तो साझेदार की मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी को देय राशि प्रदान की जाती है। जो भी उसको जो देय राशि होती है जो कैलकुलेट करी है वो उसको प्रदान की जाती है। अब चलेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में दिया गया है हमारे सामने फर्म से अवकाश लेना, ये कहलाता है निवर्तन। फर्म से अवकाश लेना निवर्तन, निवृत्ति। पुराने अनुपात से नया अनुपात अधिक होना तो ये लाभ प्राप्ति का अनुपात। संचिति की राशि का भाग और कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान। साझेदार की मृत्यु होने पर कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान, साझेदार की मृत्यु होने पर ये फोर्थ और ये थर्ड। ठीक, अब हम चलेंगे ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य में क्या दिया गया है, ए, बी और सी
3 पार्टनर है, 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं। अब यहाँ पर कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है? बी निवृत्त होता है, तो ए और सी का नय अनुपात 3:2 होगा। वे बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अभी मैंने बताया था कि केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के बारे में दिया गया हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया हो, तो बचा अनुपात ही उनका नया अनुपात होगा। तो उनका नया अनुपात क्या होगा? 3:1 होना चाहिए, और यहाँ बोला जा रहा है 3:2 है, और इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात, नया ज़्यादा होगा, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? सही। ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार एक साझेदार से सभी साझेदारों की इच्छा से निवृत्त हो सकता है। भाई जब शब्द आ गया ऐच्छिक, इसका मतलब उसकी खुद की इच्छा होगी कि फर्म से निवृत्त होना है, तो केवल सूचना देकर के निवृत्त हो सकता है, किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, गलत है। ख्याति की राशि पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूरा अधिकार होता है। लाभ प्राप्ति बराबर नया ऋण पुराना, बिल्कुल 100% सही है। अब हम चलेंगे एक शब्द की ओर, तो एक शब्द में क्या दिया है? नए और पुराने अनुपात का अंतर क्या कहलाता है? प्राप्ति। जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं निवृत्ति या अवकाश ग्रहण। मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाता है। किसको किया जाता है? कानूनी उत्तराधिकारी। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण, वृद्धावस्था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने 4-5 कारण आपको गिनाए थे। साझेदार के निवृत्त होने पर हिसाब की कोई एक समस्या बताइए। तो भाई साझेदार कोई निवृत्त होने पर हिसाब की कौन सी समस्या है? कोई सी भी एक समस्या हो सकती है, लाभ की समस्या आती है ना, ख्याति की समस्या आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अविभाजनीय कोष क्या होता है? जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अब अविभाजनीय कोष, तो फर्म के अंदर ऐसा कोष जिसका विभाजन नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा कोष है? तो कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, वो अविभाजनीय होता है, उसका विभाजन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, इसका विभाजन नहीं होता, इस पर केवल कर्मचारी का अधिकार होता है। फिर नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दर्शाया जाता? वह नया चिट्ठा जो है उसमें कौन सा जो कोष है, फंड है, वो नहीं दिखाया जाएगा। तो नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दिखाया जाता? इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ही रहेगा, तो अगले वीडियो में हम इसका आंसर लेकर आएंगे कि भाई नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दिखाया जाता, इसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब एक अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे जिसमें हम फर्म के समापन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।